सोनपुर नामक नगर में एक राजा राज्य किया करता था। वह बहुत उदार राजा था। उसकी जनता उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। लेकिन कुछ समय से उसके राज्य में चोरियां होने लगीं। चोरों के गिरोह ने ऐसा आतंक मचाया कि लोगों को रात भर नींद नहीं आती। अब वो सब बहुत परेशान रहने लगे। परेशान होकर नगर के कुछ अमीर व नामी लोग महाराज के दरबार में पहुंचे। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। हमारा जीना दुश्वार हो चुका है। नगर में हो रही चोरियों से हमारी नींद हराम हो गई है। अगर जल्दी ही चोरों को ना पकड़ा गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें राज्य में हो रही चोरियों के बारे में पता है, परंतु हमें अफसोस है कि अभी तक चोरों को पकड़ने में हमारे सैनिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। लेकिन आप लोग विश्वास रखिए, चोर जल्दी ही पकड़े जाएंगे। आप लोग निश्चिंत होकर अपने घरों को जाइए। हम वादा करते हैं कि चोरों को पकड़ने में हम कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद महाराज ने बगल में ही खड़े अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप ऐसा कीजिए कि हमारे गुप्तचरों को चारों दिशाओं में चोरों की तलाश के लिए भेज दीजिए। जब तक चोर नहीं पकड़े जाएंगे, हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा। जो आज्ञा महाराज। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्री जी ने अपने गुप्तचरों को चारों ओर फैला दिया। नगर के पास ही के जंगल में चोर साधु का भेष धारण कर निवास करते थे। एक दिन वे चोर आपस में बात कर रहे थे। साथियों, नगरवासियों के माल पर तो हमने काफी हाथ साफ कर लिया। अब मैं शाही खजाना चुराना चाहता हूँ। चरण सिंह, लेकिन हमारी तलाश में तो जासूस लगे हुए हैं। चिंता मत करो साथियों, वह सोच भी नहीं सकते कि हम साधु के रूप में यहाँ जंगलों में छुपे हुए हैं। मैंने बहुत ही अच्छी योजना तैयार की है साथियों। लेकिन क्या चरण सिंह? मेरी नजर राज दरबार के शाही खजाने पर है, परंतु मुझे एक बार शाही खजाना और उसकी व्यवस्था देखनी होगी। यह काम तो बहुत मुश्किल है चरण सिंह। मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है साथियों। मैं आज ही जाऊंगा और खजाने के बारे में पता लगाकर ही लौटूंगा। इसके बाद वह साधु, जो असल में एक चोर था, घूमते टहलते महाराज के दरबार में जा पहुंचा। उसने महाराज के बारे में सब कुछ पहले ही पता कर लिया था। उसे पता था कि महाराज की कोई संतान नहीं है और महाराज और महारानी इसकी वजह से बहुत चिंतित रहते हैं। जब वे महाराज और महारानी के सामने उपस्थित हुआ तो महाराज ने उससे कहा, प्रणाम अर्शिवर, कहिए कैसे आना हुआ? आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक जगह पर इतना समय बिता सकें। मुझे तुम्हारे कष्ट का ख्याल आया तो मैं यहाँ चला आया। मुझे पता है तुम्हारे विवाह को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई है। शायद हमारे भाग्य में संतान का सुख ही नहीं है। तुम चिंता मत करो राजन, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि तुम्हें जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति होगी। क्या क्या कहा ऋषिवर? आप सच में ऐसा उपाय बताएंगे? सुनो, मुझे तुम्हारे शाही खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए। एक क्यों? आप जितनी चाहें उतनी स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हैं मुनिदेव। नहीं राजन, मुझे मात्र एक ही स्वर्ण मुद्रा चाहिए। मैं उस स्वर्ण मुद्रा पर एक मंत्र पढ़कर महारानी को दूंगा, जिसे जब तक महारानी पुत्र प्राप्त न कर सके उसे अपने पास ही रखें। ठीक है ऋषिवर, अभी एक स्वर्ण मुद्रा मंगवाते हैं। नहीं, ऐसा कतई मत करना राजन। किसी और के द्वारा स्पर्श की गई मुद्रा मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। हम शाही खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा स्वयं उठाएंगे और मंत्र पढ़कर महारानी को देंगे। जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर। फिर महाराज उसे लेकर अपने साथ शाही खजाने में गए। वह साधु के रूप में चोर था, जो बहुत प्रसन्न हुआ। वाह, शाही खजाने में कितना धन है। अगर मैं इसे चुराने में कामयाब हो गया तो मेरी 7 पुश्तों को भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। यह सोचकर वह आगे बढ़ा और सामने से एक स्वर्ण मुद्रा उठा ली। तुम्हारे शाही खजाने की व्यवस्था तो अच्छी है बेटा, लेकिन मान लो कि अगर किसी अन्य राजा ने तुम पर आक्रमण कर दिया तो तुम इस खजाने को लेकर किस रास्ते से निकलोगे? आपके पीछे जो खूंटी है उसके खींचते ही एक गुप्त द्वार खुल जाता है। द्वार से हम खजाने सहित एक पहाड़ी की गुफा में पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा, तुमने ऐसा उपाय सोचकर बहुत बुद्धिमानी का काम किया है। लेकिन क्या ऋषिवर? तुमने यह मुझे तो बता दिया बेटे, लेकिन किसी और को यह कभी ना बताना। मेरे अलावा इस गुप्त द्वार के बारे में केवल सेनापति ही जानते हैं ऋषिवर। तुम्हें इसके बारे में सेनापति को भी नहीं बताना चाहिए था।
वह मेरे बचपन का मित्र है ऋषिवर। वह मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा। अच्छा चलिए महाराज, मैं स्वर्ण के सिक्के पर मंत्र पढ़कर महारानी को दे देता हूँ। ठीक है ऋषिवर। इसके बाद साधु रूपी उस चोर ने झूठ मूठ का मंत्र स्वर्ण सिक्के पर पढ़ा और महारानी को दे दिया। इस मंत्र पढ़े सिक्के को अपने पास ही रखना बेटे, जब तक तुम्हें संतान की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है मुनिदेव, मैं ऐसा ही करूंगी। और फिर वह साधु अपने आश्रम में पहुंचा और अपने साथियों को बताने लगा। हमें दरबार के शाही खजाने के बारे में सब कुछ पता चल गया है। हमें आज ही इस चोरी को अंजाम देना होगा। और ऐसा ही हुआ। चोर चरण सिंह अपने साथियों के साथ राज दरबार में जा घुसा और सारा खजाना लूट लिया। जब अगली सुबह यह बात सारे महल में गई तो महाराज बहुत क्रोधित हुए और अपने मंत्री से बोले, खजाने की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि सैनिकों से नजर बचाकर चिड़िया भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। फिर खजाना कैसे चोरी हो गया? महाराज, शाही खजाना गुप्त द्वार से चोरी किया गया है। खजाने के गुप्त द्वार के बारे में तो आपको और मात्र सेनापति को ही मालूम था। फिर चोरों को गुप्त द्वार के बारे में कैसे पता चला? कहीं सेनापति चोरों के गिरोह में शामिल तो नहीं है? आप क्या सोच रहे हैं महाराज? तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो सेनापति। तुम्हारे कारण ही शाही खजाने की चोरी हुई है। शाही खजाने के गुप्त द्वार के बारे में मात्र मुझे और तुम्हें ही पता था। आप मुझ पर शक कर रहे हैं महाराज? मैं अपनी प्यारी बेटे की सौगंध खाकर कहता हूं कि यह भेद मैंने किसी को नहीं बताया। सैनिकों, सेनापति को ले जाकर कारागार में डाल दो। महाराज की इस बात को सुनकर सभी सैनिक स्तब्ध थे, लेकिन उन्होंने महाराज की आज्ञा का पालन किया और सेनापति को ले जाकर कारागार में डाल दिया। उन्हें अपने अपराध को कबूल करवाने के लिए बहुत परेशान भी किया गया। अगले दिन जब दरबार लगा तो महाराज ने घोषणा की, अगर सेनापति कल तक अपना अपराध कबूल नहीं करते हैं तो कल सुबह ही उन्हें फांसी दे दी जाएगी। ये खबर सेनापति की बेटे राहुल तक भी पहुंची कि उनके पिताजी को कारागार में डाल दिया गया है और कल उन्हें फांसी दे दी जाएगी। वह महाराज के दरबार आ पहुंचा और महाराज से बोला, राज, क्या यह सच है कि कल मेरे पिताजी को फांसी दे दी जाएगी? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। लेकिन अगर तुम्हारे पिता यह बात बता दें कि खजाना कहाँ पर है तो उनकी सजा टल भी सकती है। लेकिन महाराज, जो अपराध मेरे पिता ने किया ही नहीं वह कैसे कबूल कर सकते हैं? ऐसा क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पिता ने यह नहीं किया है? महाराज, सबूत तो आपके पास भी नहीं है। आप मुझे 10 दिन की मोहलत दे दें, मैं असली चोरों का पता लगाकर अपने पिताजी पर लगाए आरोपों को झूठा साबित कर दूंगा। लेकिन अगर 10 दिनों के अंदर तुम ऐसा नहीं कर सके तो आप बेशक मेरे पिताजी को फांसी दे दीजिएगा। ठीक है राहुल, मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूँ। महाराज की स्वीकृति पाकर राहुल अपने घर पहुंचा और अगली सुबह होते ही असली चोरों का पता लगाने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने 5 दिनों तक सारे नगर का भ्रमण कर डाला, लेकिन उसे चोरों का कुछ पता नहीं चला। मैंने सारे नगर का भ्रमण तो कर लिया, लेकिन चोरों का कुछ पता नहीं चला। अब जंगल की ओर जाना चाहिए। हो सकता है चोर डर के मारे जंगल में बसे हों। वह सारा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ ना मिला। जब शाम हुई तो उसे एक कुटिया के सामने आग जलती दिखाई दी। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए, वहां आग जलाकर कौन बैठा है। हो सकता है चोरों का गिरोह यहीं पर बसा हो। यही सोचकर वह कुटिया के पास पहुंचा। दरअसल वह चोर चरण सिंह और उसका गिरोह था, जो साधु के भेष में बैठे थे। राहुल झाड़ी के पीछे जाकर खड़ा हो गया और उन सब की बातें सुनने लगा। साथियों, अब हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राज खजाने से हमने इतना धन चुरा लिया है कि सारी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। ओह, तो ये साधु नहीं, चोर हैं। और यही चोर हैं जिन्होंने शाही खजाना चुराया है। आखिरकार मुझे खजाने के चोरों का पता चल ही गया। ये चोर बहुत शातिर हैं। अगर मैंने ये महाराज को बताया कि यह चोर हैं तो वह विश्वास नहीं करेंगे। मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। यह सोचकर वह वहां से चला गया। अगली सुबह होते ही महाराज के दरबार में जा पहुंचा। महाराज, मैंने शाही खजाने के चोरों का पता लगा लिया है। कौन है वे? मुझे माफ करिए महाराज, मैं आपको उनके बारे में अभी नहीं बता सकता। इसका क्या मतलब है? मैं उनको रंगे हाथों पकड़ने की योजना बना रहा हूँ महाराज। इसके लिए क्या आप मुझे एक शाही सराय दे सकते हैं? और मुझे सोने और चांदी के बर्तन भी चाहिए। अवश्य।
मैं यह सारी चीजें तुम्हें अवश्य दे सकता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राहुल ने महाराज का आभार व्यक्त किया और फिर वहां से अपने घर आ गया। फिर अगली सुबह होते ही वह उन चोरों के गिरोह जो साधु के भेष में कुटिया में रहते थे, उनके पास जा पहुंचा। प्रणाम मुनिदेव। खुश रहो। कहो, यहाँ कैसे आना हुआ? ऋषिवर, मैं सेठ किशन लाल का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी बड़े नगर में व्यापार करके लौटे हैं। उनके लौटने के उपरांत हमने अपनी शाही सराय में ऋषि मुनियों को शाही दावत दी है। मैं उसका निमंत्रण देने आपके पास आया हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप वहां अवश्य आएं। अब तुमने दावत दी है तो हम अवश्य आएंगे। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल वापस लौट आया और महाराज के शाही सराय में जाकर रुक गया और दावत की तैयारी करने लगा। अगली सुबह चोर चरण सिंह साधु के भेष में अपने साथियों के साथ राहुल द्वारा बताए पते पर शाही सराय पहुंचा। आइए महाराज, आपका शाही सराय में स्वागत है। आपका भोजन भी तैयार है। राहुल ने सम्मान पूर्वक उन साधु रूपी चोरों को बिठाया और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा। वाह, इतने सारे सोने व चांदी के बर्तन! अगर इन बर्तनों पर हाथ साफ कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं आज रात ही अपने साथियों के साथ आऊंगा और यह सारे बर्तन और सारा माल लूट कर ले जाऊंगा। उन साधुओं ने वहां भरपेट भोजन किया और वापस अपनी कुटिया में लौट आए और उसी शाही सराय में बर्तनों सहित धन लूटने की योजना बनाने लगे। उधर राहुल भी महाराज के पास जा पहुंचा। महाराज, आज रात शाही खजाने के चोर शाही सराय में भी चोरी करने के लिए अवश्य आएंगे। आप उन चोरों के लिए कड़ा प्रबंध करें जिससे वह शाही सराय से निकलकर बाहर न जा सके। ठीक है, मैं प्रबंध करवा दूंगा, लेकिन अगर वह साधु चोर ना निकले तो आप मुझे जो भी सजा देंगे वह मुझे मंजूर होगी। राहुल के विश्वास दिलवाने पर महाराज ने शाही सराय के चारों तरफ सैनिकों का प्रबंध करवा दिया। उसी रात राहुल एक मंत्री के साथ एक कोने में छुप गया। कुछ देर बाद वे चोर जो साधु के भेष में थे, शाही सराय में गुप्त तरीके से घुस गए। साथियों, सभी सोने व चांदी के बर्तन और जो भी धन मिलता है उसे समेट लो। इसके बाद साधु रूपी चोरों ने सारा सामान समेट लिया। तभी वह मंत्री सामने आ गया और सैनिकों के साथ उन सबको घेर लिया और उन्हें दरबार ले जाकर महाराज के सामने पेश किया। अरे ऋषिवर, आप? अरे, ये तो वही साधु है जो कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आया था। महाराज, यह कोई ऋषि नहीं बल्कि चोरों का सरदार है। ओ, तो अब मुझे समझ आया कि शाही खजाने के गुप्त द्वार से चोरी कैसे हुई। मैंने शाही खजाने के गुप्त द्वार के बारे में इस पाखंडी साधु को भी बताया था। पाखंडी, तूने शाही खजाना कहाँ छुपाया है? अगर तूने नहीं बताया तो तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, वह खजाना मेरे जंगल की कुटिया में रखा हुआ है। तूने ना जाने कितनों का धन लूटा है। तू क्षमा योग्य नहीं, तुझे मात्र सजा ही मिलेगी। मंत्री जी, इन सभी को ले जाकर कारागार में डाल दो। महाराज की आज्ञा का पालन हुआ और उन साधुओं को ले जाकर कारागार में डाल दिया गया। बेटे राहुल, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने ना सिर्फ अपने पिता को सजा से बचाया, बल्कि पूरे नगर को भी चोरों के गिरोह से बचा लिया। हम इसी समय तुम्हारे पिता को मुक्त करते हैं और तुम्हें इनाम स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा भी करते हैं। धोखेबाज दोस्त। मनोज की एक अच्छी सी कॉफी की दुकान थी। उसकी कॉफी अच्छी होने की वजह से आसपास के ज्यादातर लोग उसी के पास कॉफी पीने आया करते थे। तुम्हारी दुकान की कॉफी पीकर ही मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। अरे, मुझे तो जब भी कॉफी पीनी होती है इसी के हाथ की कॉफी पीता हूँ। बनाता ही इतनी अच्छी है। बताओ, क्या नहीं होता इसकी कॉफी में? एक कड़क ताजा और सुस्ती उतार देने वाली कॉफी बनाता है ये। मनोज की दुकान बड़ी ही अच्छी चल रही होती है। इस वजह से उसकी कमाई भी बहुत अच्छी हो रही होती है। मनोज के साथ सिर्फ उसकी पत्नी रहती है। सुनिए जी, हमें 2 महीने बाद मेरी बहन की शादी में जाना है। कम से कम भी नहीं तो हमें 1 महीने के लिए जाना होगा। हाँ, कोई बात नहीं। इसमें दिक्कत ही क्या है? कमाई बहुत अच्छी हो रही है। इतना तो मैंने बचा लिया है कि 1 महीने के लिए हम आराम से बाहर जा सके। ठीक है, अब आप बाद में मना ना कीजिएगा और हमें साथ ही चलना है।
मेरी बहन की शादी की सारी तैयारियां जाकर हम ही लोग करेंगे। ठीक है, 2 महीने और अच्छी कमाई हो तो शादी में कुछ हम भी अच्छे से खर्च करेंगे। हाँ, दोनों पति पत्नी आपस में बड़ी खुशी से खुशहाल जीवन यापन कर रहे होते हैं। एक दिन मनोज अपनी दुकान में कॉफी बना रहा होता है। तभी प्रतीक नाम का एक आदमी उसकी दुकान पर आता है। दोस्त, मैं पास के ही गांव से यहाँ कुछ काम ढूंढने के लिए आया हूँ। क्या तुम मुझे आसपास कोई काम बता सकते हो? नहीं दोस्त, मुझे तो ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। आसपास किसी को जरूरत है भी या नहीं, मैं नहीं जानता। तुम किसी और से जाकर पूछ लो। ठीक है दोस्त, मेरे पास रुपए नहीं है। क्या तुम मुझे एक कप कॉफी पिला सकते हो? मनोज बड़ा ही अच्छे किस्म का इंसान होता है। उसे लोगों की मदद करना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। मनोज उसे कॉफी देता है और कॉफी के साथ साथ एक बिस्किट का पैकेट भी। प्रतीक कॉफी बिस्किट लेकर मस्ती से खाने लगता है। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुकान पर काम करने को तैयार हूँ। अगर मेरे पास काम होता तो मैं तुम्हें जरूर देता, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसा मत कहो दोस्त, मेरी परेशानी समझो। मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है। खाने को भी जुगाड़ मुश्किल से हो पाता है। इसलिए मैं अपने परिवार से अलग यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। पहले जो काम करता था वह छूट चुका है, तो अब जो भी मुझे मिलेगा मैं वह काम कर लूंगा। तुम मुझे अपनी दुकान पर काम दे दो। मेरी तो बस ये छोटी सी कॉफी की दुकान है। इसमें अगर मैं तुम्हें भी रख लूंगा तो तुम्हें देने के बाद मेरे पास कुछ खास नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, तुम मुझे कुछ भी मत देना। जब तुम्हें लगे कि अब मुझे पैसे देने चाहिए तब देना। बस मुझे दुकान में सोने की जगह और एक टाइम पर खाना दे देना। बाकी मैं अपना देख लूंगा। तुम जो भी कहोगे मैं वह कर दिया करूंगा। मनोज थोड़ी देर सोचता है। वैसे तो मुझे दुकान में किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल इसे काम की जरूरत है। अगर मैं इसे काम दे दूं तो क्या बुराई है। एक वक्त का खाना और सोना ही तो मांग रहा है, और अगर हो सकेगा तो महीने में कुछ रुपए भी दे दिया करूंगा। हाँ, ये ठीक ही रहेगा। मनोज उसकी बात मान जाता है और उसे काम पर रख लेता है। घर पहुंचकर यह बात वह अपनी पत्नी को बताता है। आज मैंने एक आदमी को काम पर रखा है। आज से वह हमारी दुकान देख लिया करेगा। अरे, लेकिन फिर उसको भी तो रुपए देने पड़ेंगे। इतना थोड़ी ना कमाते हैं हम। तुम चिंता मत करो, मैंने उससे बात कर ली है। उसे सिर्फ सोने के लिए जगह और एक वक्त का खाना चाहिए होगा। अब से तुम दोपहर में मुझे खाना दे दिया करना। वह वहीं खाना खा लिया करेगा और रात में दुकान में सो जाया करेगा। ऐसा करने की जरूरत क्या है? वैसे तो कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन के यहाँ जब 1 महीने के लिए हम जाएंगे तो दुकान बंद रहेगी। उस वक्त दुकान की कोई कमाई नहीं होगी। ऐसे में अगर प्रतीक होगा तो दुकान वो देख लिया करेगा, और इसी तरह हमारी दुकान की कुछ ना कुछ कमाई हो जाया करेगी। हाँ, फिर ठीक है, लेकिन भरोसे का तो इंसान है ना। किसी अनजान को तो नहीं रख लिए आप? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम सही कह रही हो, मैं उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं। कहाँ से आया है, क्या करता था, उसका घर कहाँ है, उसने कुछ भी नहीं बताया है। मैं उससे कल ही ये सब पूछ लूंगा। हाँ, इंसान के बारे में जानना भी तो जरूरी है। अगले दिन मनोज प्रतीक से पूछता है। प्रतीक, तुमने अभी तक कुछ बताया नहीं अपने बारे में। तुम कहाँ से हो, यहाँ क्यों आए हो, पहले क्या करते थे, और तुम्हारे घर में कौन कौन है? मुझे कुछ भी नहीं पता है। कम से कम मुझे कुछ तो बताओ अपने बारे में। दोस्त, तुम बेवजह ही मुझ पर शक कर रहे हो। मैं यहाँ पड़ोस के गांव से ही आया हूँ और अपने लिए एक नई जगह पर काम ढूंढना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर जरा सा भी शक है तो मैं अभी चला जाता हूँ। मनोज को थोड़ा सा बुरा लगता है और वह प्रतीक को रोकते हुए कहता है। नहीं नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो बस जानना चाहता था कि तुम कहाँ से आए हो प्रतीक। प्रतीक मनोज की दुकान पर काम करने लगता है और मनोज भी धीरे धीरे प्रतीक को काम सिखाने लगता है। देखो प्रतीक, दूध में कभी भी पानी नहीं मिलाना। लोगों को अच्छे और ज्यादा दूध की कॉफी पिलाना, और कॉफी अच्छे से डालना। कॉफी को ज्यादा मीठा भी नहीं करना, ठीक है? अब प्रतीक भी कॉफी बनाने लगता है और मनोज धीरे धीरे दुकान का थोड़ा बहुत काम प्रतीक को सौंपने लगता है। प्रतीक, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए खाना ला रहा हूं, तब तक तुम दुकान को देख लेना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। मनोज घर पर खाना लेने चला जाता है। प्रतीक की दुकान पर ग्राहक आता है। एक बढ़िया सी कॉफी देना मेरे लिए। प्रतीक कॉफी देता है और ग्राहक कॉफी पीकर बड़ा खुश होता है। वाह, तुम तो बिल्कुल मनोज जैसी कॉफी बनाते हो। ग्राहक भी प्रतीक पीक से बड़े खुश होते हैं। अब मनोज का दुकान पर जाने का सिलसिला बदल जाता है। वह सुबह की जगह दोपहर में दुकान जाता था। सुबह से दोपहर तक प्रतीक ही दुकान देखता था। दोपहर को मनोज प्रतीक के लिए खाना ले जाता
और शाम में जल्दी घर आ जाता। रात में प्रतीक वही खाना खाकर दुकान में सो जाया करता था। बड़ा आराम हो गया है जब से प्रतीक आया है। पहले मुझे कितनी भागदौड़ करनी पड़ती थी, सब कुछ खुद ही देखना पड़ता था। अब आधे से ज्यादा काम तो प्रतीक ही देख लेता है और मांगता भी कुछ नहीं है। कितना अच्छा इंसान है। हाँ, अब हम प्रतीक की वजह से शादी में ज्यादा दिन रुक सकेंगे। पहले हम 1 महीना ही रुकने वाले थे, अब हम 2 महीने आराम से रुक कर जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, प्रतीक सब देख लेगा। शादी में जाने से पहले प्रतीक को बताता है। प्रतीक, मैं 2 महीने के लिए अपनी ससुराल जा रहा हूं। मेरी साली की शादी है और उसकी शादी का सारा इंतजाम मुझे ही देखना है। इसलिए 2 महीने के लिए दुकान तुम चलाओगे। सभी ग्राहकों से अच्छे से पेश आना और कॉफी हमेशा अच्छी बनाना, और किसी को भी उधार में कुछ मत देना। मनोज, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ मैं सब कुछ देख लूंगा। तुम आराम से शादी करा के आओ, बस आते समय मेरे लिए मिठाई जरूर ले आना। अरे, ये भी कोई कहने की बात है, जरूर लाऊंगा। मनोज पत्नी को लेकर गांव जा रहा होता है, तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, आपको क्या लग रहा है, हम सही तो कर रहे हैं ना दुकान प्रतीक पर छोड़कर? अरे, तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता है कि दुकान में कितना माल है और वह कितने का बिक सकता है। मैं लौट कर देखूंगा और जितना सामान बिका होगा प्रतीक से उतने रुपए लूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मनोज अपनी पत्नी संग गांव चला जाता है और उसके जाते ही प्रतीक को दुकान पर अधिकार मिल जाता है। बस इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था मैं। अब 2 महीने तक यह दुकान मेरी है, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। प्रतीक तुरंत ही कॉफी के दाम बढ़ा देता है। जो कॉफी पहले 10 रुपए में देता था, अब उसके दाम बढ़ाकर 20 रुपए कर देता है। ग्राहक उसकी दुकान पर आकर चौंक जाते हैं। अरे प्रतीक, ये पैसे एकदम 10 से 20 कैसे कर दिए तुमने? इतने सालों में मनोज ने तो कभी रुपए नहीं बढ़ाए। भैया, मेरी दुकान होती तो मैं आपको फ्री में दे देता, लेकिन दुकान तो मनोज की है ना, मैं उसका कहा कैसे टाल सकता हूँ। अरे लेकिन हम तो रोज ही पीने वाले हैं, हमें तो कुछ कम करके दो। अब मैं क्या करूं भैया, मनोज जी की समस्या ही कुछ ऐसी है। कैसी समस्या? आपको पता नहीं, मनोज जी के पिता की तबीयत काफी खराब है, इसलिए वो गांव गए हुए हैं। लेकिन इस वजह से दाम इतना क्यों बढ़ा दिया है? अरे, आप ही सोचिए, मनोज भैया एक साधारण सी कॉफी की दुकान चलाते हैं, और आप सभी के लिए मनोज भैया कितना कुछ किए हैं। वो कितने अच्छे इंसान हैं। अब उनके पिता के इलाज के लिए कितने सारे पैसे लगेंगे, तो वो कहाँ से लाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा है दाम भरने के लिए। हाँ, ये तो है। मनोज बहुत ही अच्छा इंसान है। जब भी किसी को मदद चाहिए हो तो वह जरूर ही मदद करता है। कितनी बार तो उसने मुझे उधार पैसे दिए हैं। तो अब तो हम लोगों की बारी है, अब हमें मनोज भैया की मदद करनी चाहिए। अगर हम थोड़ा ज्यादा रुपए देकर कुछ दिन कॉफी पी लें तो मनोज भैया की मदद हो जाएगी। फिर मैं वह रुपए खुद मनोज भैया को दे आऊंगा, और 2 महीने बाद कॉफी के दाम वापस से 10 हो जाएंगे। आप चिंता ना करें, बस 2 महीने की ही बात है। अरे ये बात है, फिर तो तुम 20 क्या 40 ले लो मुझसे। हाँ, और मुझे 40 रुपए की कॉफी ही देना। मनोज के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारी कितनी बार मदद कर चुका है। ग्राहक उसकी दुकान पर कॉफी पीना जारी रखते हैं। अब सब इसी तरह चलता। प्रतीक 10 की जगह 20 की कॉफी बेचने लगा था, और उसकी कॉफी भी उतनी अच्छी नहीं रही। कॉफी में वो बात नहीं रही प्रतीक, मजा नहीं आता। बस कुछ दिन देख लीजिए, उसके बाद तो आपको मनोज अपने हाथ की कॉफी पिलाया करेंगे। आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर करूंगा आपके लिए, पूरे दूध की कॉफी बनाया करूंगा। खैर, अभी आप यह नमकीन और यह बिस्किट्स खाइए। वह सभी को नमकीन और बिस्किट आधे दामों पर देने लगता है। चलो, कम से कम नाश्ता तो अच्छा हो जाया करेगा। जल्दी ही मनोज की दुकान खाली होने लगती है। अब लोग कॉफी के साथ साथ बिस्किट और नमकीन भी लेते हैं, जिससे प्रतीक की बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। और इन 2 महीनों में प्रतीक ने काफी रुपए इकट्ठे कर लिए थे। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ग्राहक दुकान से खुश हैं कि नहीं। उसके मन में तो कुछ और ही था। और ही अब 2-3 दिन में मनोज अपनी पत्नी के साथ आने वाला होगा। अब मैं चला जाता हूँ, वो आकर दुकान देखेगा तो उसके होश ही उड़ जाएंगे। मनोज के आने से पहले ही प्रतीक वह दुकान बंद करके चला जाता है। अब लोग उसकी दुकान पर आते हैं और दुकान बंद देखकर लौट जाते हैं। कुछ दिनों में ही मनोज भी लौट कर आता है और देखता है कि उसकी दुकान पर तो ताला लगा हुआ था। वह चौंक जाता है। प्रतीक तो कभी भी दुकान में ताला नहीं लगाता था। वह दुकान के अंदर ही सोता था, तो ताला लगाने की क्या बात। क्या पता वह कहीं बाहर गया हो। मनोज आसपास पता करता है तो उसे पता चलता है कि प्रतीक
2 दिन पहले ही दुकान बंद करके कहीं चला गया है। लेकिन वो बिना बताए कहाँ चला गया? अब यह तो वो बताकर नहीं गया। तुम बताओ, तुम्हारे पिता की तबीयत कैसी है? तुम्हारी पिता की तबीयत? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो तो बहुत स्वस्थ है और अपने गांव में है। हाँ, प्रतीक ने बताया था तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए तुम गांव गए हो। लेकिन मैं तो अपनी ससुराल गया था। क्या? लेकिन प्रतीक ने तो हमें यह नहीं बताया, और उसने तो कॉफी का दाम भी बढ़ाकर 20 कर दिया था कि तुम्हें रुपए की जरूरत है। लेकिन उसने आप सबसे झूठ क्यों बोला? वो छोड़ो, पहले अपनी दुकान पर जाकर तो देखो। मनोज तुरंत ही अपनी दुकान खुलवाता है। दुकान खुलने पर वह देखता है कि दुकान तो खाली पड़ी है। अरे, मेरी दुकान खाली कैसे है? इसमें इतना सारा सामान था। अब न बिस्किट नजर आ रहे हैं, न नमकीन नजर आ रही है। पूरी दुकान खाली कैसे है? अरे भाई मनोज, प्रतीक रोज ही नमकीन और बिस्किट आधे दामों पर देता था। रोज लोग खूब सामान ले जाते थे, और उसने कॉफी का भी दाम 20 कर दिया था। लोग भी बिस्किट और नमकीन आधे दामों पर मिलने से बड़े खुश थे। सब बहुत सारा सामान लेकर जाते थे और रोज कॉफी पीते थे। भले ही कॉफी वह जरूर खराब बनाता था, पर 2 महीने की बात थी तो हमने वह कॉफी झेल ली, और यह सोचा कि हमारे ज्यादा रुपए देने से तुम्हारी कुछ मदद भी हो जाएगी। मनोज सब समझ जाता है और तुरंत ही गल्ला खोलकर देखता है। उसमें 1 रुपया भी नहीं होता। प्रतीक ने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया है। जैसे ही कुछ दिन के लिए उसे दुकान मिली, वो सारा सामान बेचकर और कॉफी से कमाए रुपए लेकर भाग गया। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इतना मुनाफा तो मैं 6 महीने में कमा पाता था, जितना उसने 2 महीने में मुझे लुटा दिया है। हे भगवान, अब मैं क्या ही करूं? देखा भाई, किसी पर हद से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, और खास तौर पर अपने यहां काम करने वाले लोग तो अपने भरोसे के ही होने चाहिए। किसी भी अनजान इंसान पर अपना काम ऐसे सौंप कर नहीं जाना चाहिए। पत्नी मनोज को सांत्वना देते हुए समझाती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस तरह किसी भी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था। वह हमारी अच्छाई का फायदा उठा गया है। खैर, अब परेशान ना हो। आपने इस दुकान को तब बनाया था जब आपके पास कुछ नहीं था। अब तो आपके पास घर और भी बहुत कुछ है। इस दुकान को वापस खड़ा करेंगे। मैं आपका पूरी तरह से साथ दूंगी। हाँ मनोज, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और तुम फिर से अपनी दुकान शुरू करो। हम इसमें तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। सबकी बातें सुनकर मनोज को हिम्मत आती है और वो एक बार फिर से शुरुआत करता है, और उसकी दुकान पहले से भी ज्यादा अच्छी चलने लगती है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, जिसका नाम है भक्ति और शक्ति को प्रणाम।